तुम कहना क्या चाहती हो शशावरी? वो बोली, हो सकता है कि यशोधर को सूटकेस पर शुबा हो जाए, वो सूटकेस खोल कर देखना चाहे। सूटकेस गायब तो नहीं किया जा सकता। मेरा मशवरा है कि उसमें से नकदी और जेवरात निकाल कर कहीं और छुपा दिए जाएं। कपड़े सूटकेस में ही रहने दिए जाएं। यशोधर काका इसरार करे तो उसे सूटकेस खोल कर दिखा दिया जाए। मेरे ख्याल में ये अहमकाना सोच थी, मगर उसके मशवरे पर अमल करने में कोई हर्ज भी नहीं था। हो सकता है यशोधर के जहन में कोई ऐसी बात आ भी जाए। मैंने कहा, मगर ये चीजें कहाँ छुपाई जाएंगी? मुझे तो इस क्वार्टर में कोई ऐसी जगह नजर नहीं आती। इस मर्तबा शशावरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी जगह है और बहुत महफूज जगह है। तुम दोनों के तकिए, जेवरात और नोटों के बंडल कपड़ों में लपेट कर तकियों में भर लो। उससे महफूज और कोई जगह नहीं हो सकती। शशावरी वाकई ज़हीन थी। इस क्वार्टर में कोई कीमती चीज छुपाने के लिए इससे ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती थी। मैं फौरन ही उठकर अंदर आ गया। रत्ना उस वक्त चौकी पर बैठी आटा गूंथ रही थी। मैंने उसे शशावरी की तजवीज बताई और फिर फौरन ही उस पर अमल भी शुरू कर दिया। सूटकेस में मेरे कपड़ों के अलावा रत्ना की 3-4 साड़ियां भी थीं। नोटों के बंडल और जेवरात आधे आधे करके 2 साड़ियों में लपेट कर 2 तकियों में उसी तरह रख दिए गए कि किसी किस्म का शुबा न हो सके। बाकी कपड़े सूटकेस में ही रहने दिए गए, जिनके बारे में कहा जा सकता था कि मेरे दोस्त के हैं, जिसने मुझे सूटकेस रखने को दिया था। शशावरी का यह फैसला बर वक्त और सही साबित हुआ। यशोधर काका उस रोज 4 बजे के करीब म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से वापस आया तो शशावरी को एक तरफ ले जाकर देर तक सरगोशियां करता रहा। मैं और रत्ना उस वक्त अपने कमरे में थे। शशावरी यशोधर को लेकर वहां आ गई। शशावरी ने कहा, दीदी। उसके चेहरे पर बरहमी के आसार नुमाया थे। इस सूटकेस में क्या है जो रात को तुम लोग लेकर आए थे? रत्ना ने कहा, वो मेरे एक जानकार का सूटकेस है, उसमें उसके कपड़े वगैरह होंगे और क्या। मगर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शशावरी बोली, मैं वो सूटकेस खोल कर देखना चाहती हूँ। मैंने रत्ना की तरफ देखा। रत्ना ने सूटकेस चारपाई के नीचे से निकाल कर चारपाई पर रख दिया और ताला खोल दिया। शशावरी ने सूटकेस का ढकना खोला और उसमें रखे हुए कपड़े एक एक करके चारपाई पर डालती चली गई। उसने सूटकेस की पिछली जेबें भी उलट दी, मगर उनमें भी कुछ नहीं था। वो यशोधर की तरफ मुड़ी, बोली, तसल्ली हो गई यशोधर काका? यशोधर ने नदामत भरे लहजे में कहा, क्षमा करना बेटा, मुझे वहम आ गया था। मैंने कहा, क्या बात है? शशावरी ने कहा, कुछ नहीं। यशोधर काका को वहम हो गया था कि इस सूटकेस में नोटों के बंडल और सोने के जेवरात भरे हुए हैं। यशोधर काका ने कहा, मैंने कहा ना बेटा, वहम हो गया था। मैंने तुम्हारे मेहमानों पर शक किया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया। यशोधर काका ने शायद किसी से उस खबर के बारे में सुना होगा। मैंने अखबार उठा लिया, कहा, और यशोधर काका को हम पर शुबा हुआ होगा। ये भी अच्छा हुआ कि काका की तसल्ली हो गई। वैसे काका, हम भी हिंदुस्तानी हैं, इस देश के रहने वाले। देश की रक्षा करना हमारा धर्म है। ऐसा कोई आतंकवादी मेरे हाथ लग जाए तो उसकी टांगे चीर कर रख दूंगा। यशोधर बोला, धन्यवाद। एक बात है बेटा, ये देश है तो हम हैं, देश नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा, सच कहते हो यशोधर काका। फिर रत्ना से कहा, अरे भाई, यशोधर काका को चाय तो पिलाओ, थका हुआ आया है। यशोधर बोला, हाँ बेटा, मैं चाय तो जरूर पीऊंगा, मैं जरा पार्क का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। यशोधर बाहर चला गया और शशावरी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, अब तो उसे हम पर कोई शक नहीं होगा। शशावरी बोली, सूटकेस के हवाले से तो उसकी तसल्ली हो गई है, लेकिन उसके मन की बात हम में से कोई भी नहीं जान सकता। वैसे मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में तुम लोगों को कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। यशोधर की बातें सुनकर मैं भी चौंक गया था। मुमकिन है उस वक्त उसकी तसल्ली हो गई हो, लेकिन बाद में किसी भी वक्त उसके दिल में कोई शुबा जन्म ले सकता था और वो बात हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। और इससे पहले कि उसके जहन में ऐसी कोई बात आए, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मैंने शशावरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे जहन में ऐसी कोई जगह है जहां हम 2-4 रोज गुजार सकें? शशावरी ने कहा, अंबर में एक ऐसी जगह है। मेरी एक दोस्त है, वो भी टूरिज्म में गाइड है। सुबह दफ्तर जाकर उससे बात करूंगी। मैंने कहा, उस पर एतमाद किया जा सकता है? शशावरी बोली, किसी हद तक। अंबर ही राजस्थान का दारुल हुकूमत हुआ करता था। वहाँ बेशुमार तारीखी इमारतें हैं। वहाँ टूरिज्म की एक ब्रांच भी है जिसकी इंचार्ज नंदनी है। उसकी रिहाइश भी अंबर ही में है। दफ्तर के स्टाफ में सिर्फ 2 अफराद हैं, एक नंदनी और दूसरा उसका मातहत गुप्ता। नंदनी पटियाला की रहने वाली है। वो बाज टूरिस्ट्स को अपने क्वार्टर में रिहाइश की जगह भी देती है। मैंने पूछा, और तुम्हारे ऑफिस को उसका पता नहीं चलता? वो बोली, सब जानते हैं। वो चूंकि पुरानी मुलाजमा है, बड़े ऑफिसर्स की मुंह चढ़ी भी है, इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैंने कहा, वहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा है? शशावरी बोली, उसका क्वार्टर अलग थलग है, किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं। मैंने पूछा, फिर हमें वहाँ कब जाना होगा? वो बोली, कल मैं दफ्तर जाऊंगी, फिर अंबर से बात करूंगी। मुमकिन है हम कल शाम से पहले पहले ही वहाँ चले जाएं। शशावरी मजीद कुछ कहना चाहती थी,
मगर यशोधर को आते देख कर खामोश हो गई। चाय तैयार हो चुकी थी। हम सब ने इकट्ठे ही बैठकर चाय पी। शशावरी ने पूछा, तुम्हें दफ्तर में क्यों बुलाया था यशोधर काका? वो बोला, अगले हफ्ते म्युनिसिपल कमिश्नर पार्कों का मुआयना करेंगे, इसलिए सबको बुलाया था कि अपने अपने कामों पर ध्यान दिया जाए। जिससे कोई गफलत हुई उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शशावरी बोली, तुम तो वैसे ही सुबह से शाम तक पार्क में काम में मसरूफ रहते हो, तुमसे क्या गफलत होगी? देखना तुम्हारा पार्क पहले नंबर पर आएगा। चाय के दौरान इस किस्म की बातें होती रहीं और फिर यशोधर पार्क में चला गया। अगले रोज शशावरी सुबह सवेरे ही अपने दफ्तर चली गई। गुलाबी रंग की साड़ी में उसका हुस्न कुछ और भी निखर आया था। ये साड़ी उसके सरकारी ड्रेस में शामिल थी, जिस पर दाईं तरफ सीने पर ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का बैज लगा हुआ था। शशावरी की वापसी 5 बजे के करीब हुई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उस वक्त यशोधर मौजूद नहीं था। शशावरी बोली, काम हो गया। अब सूरत हाल ये है कि तुम दोनों में से एक को अभी मेरे साथ जाना होगा। मैं उसे अंबर छोड़ कर आऊंगी, दूसरा कल सुबह टूरिस्टों के साथ बस में जाएगा। मैंने कहा, तुम रत्ना को इस वक्त छोड़ आओ, मैं सुबह चला जाऊंगा। रत्ना ने फौरन ही अपने कपड़े समेट लिए और एक तकिया भी बगल में दबा लिया। यशोधर के आने से पहले ही वो दोनों पिछली तरफ से क्वार्टर से निकल गईं। इस मर्तबा शशावरी की वापसी शाम 7 बजे के करीब हुई। उसके हाथ में कपड़े का एक थैला था जिसमें कुछ चीजें भरी हुई थी। उसने वो थैला मेरे कमरे में चारपाई के पीछे रख दिया। यशोधर ने रत्ना के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने बात बना दी। कहा, आज सुबह तुम यहाँ नहीं थे तो रत्ना का एक रिश्तेदार हमें तलाश करता हुआ यहाँ पहुंच गया था। हम उनके यहाँ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जिद करने लगा, इसलिए रत्ना 5 बजे के करीब उनके यहाँ चली गई। 1-2 दिन के बाद शायद मैं भी चला जाऊं। यशोधर बोला, शायद हम ढंग से तुम लोगों की सेवा नहीं कर सके। मैंने कहा, नहीं यशोधर काका, ये बात नहीं। तुम दोनों की मोहब्बत तो हमें हमेशा याद रहेगी। हम 20-22 दिन और जयपुर में रहेंगे और इस दौरान तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे। यशोधर रात को जल्दी सो गया। शशावरी चारपाई के पीछे से थैला निकाल कर ले आई। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोली, कपड़े तुम्हारे लिए। रास्ते में सपेरों की एक बस्ती है, वहीं से मैंने तुम्हारे लिए ये कपड़े ले लिए थे। रत्ना तो घूंघट काढ़े हुए थी, इसलिए कोई खतरा नहीं हुआ। तुमने भी अगरचे दाढ़ी बढ़ा ली है, मगर कहीं रोक लिए गए तो परेशानी हो जाएगी। ये जोगियों वाले कपड़े पहन लो, तुम्हें सपेरा समझकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। मैंने पूछा, वैसे शहर की सूरत हाल क्या है? बोली, चेकिंग हो रही है। छोटे बड़े तमाम होटलों की पार्किंग, गेस्ट हाउसेज और तमाम सरकारी गेस्ट हाउसेज को भी चेक किया जा रहा है। फिर बोली, सूटकेस में से अपने सारे कपड़े निकाल कर इस थैले में डाल लेना। सूटकेस साथ ले जाना दुरुस्त नहीं, इसे मैं ठिकाने लगा दूंगी। फिर वो मुझे बताने लगी कि सुबह यहाँ से निकलकर किस तरफ जाना होगा और अंबर जाने वाली बस मुझे कहाँ से मिलेगी। बोली, रेलवे स्टेशन के सामने बस स्टैंड है, जहाँ से हर 1 घंटे के बाद अंबर के लिए बस चलती है। 2 रुपए किराया है। अंबर में ये बस हमारे टूरिज्म ऑफिस के सामने रुकती है। वहां तुम नंदनी से मिल लेना, वो तुम्हें रत्ना के पास क्वार्टर में ले जाएगी। मैंने पूछा, तुमने उसे हमारे बारे में क्या बताया है? बोली, तुम रत्ना को आगरा से भगा कर लाए हो और कुछ अरसा छुप कर रहना चाहते हो। तुम लोग जब तक रहोगे खर्च भी करते रहोगे, लेकिन उसे उस दौलत की हवा नहीं लगनी चाहिए। हो सकता है उसके दिल में किसी वक्त कोई लालच आ जाए। वो ऐसी है तो नहीं, लेकिन मोहतात रहना जरूरी है। मैंने रत्ना को भी सारी बातें समझा दी हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। शशावरी ने थैले में से गेरुए रंग के कपड़े और दूसरी चीजें निकाल कर रख दी। उनमें रंग बिरंगे मोतियों की कई मालाएं और 1 अदद बीन भी थी, जिसे देखकर मैं मुस्कुरा गया। मैंने तकिए के गिलाफ से साड़ी में लिपटे हुए नोटों के बंडल और जेवरात निकाल कर थैले में डाल दिए और शशावरी ने सूटकेस में से भी कपड़े निकाल कर थैले में ठूस दिए। वही थैला मैंने सरहाने रख लिया। मैं सुबह तक चारपाई पर दीवार से टेक लगाए बैठा रहा। कुछ देर के बाद शशावरी कमरे में आई। उसने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और नाश्ते की तैयारी करने लगी। 7:30 बजे यशोधर पार्क में जाने लगा तो मैंने उसे बताया कि मैं भी आज किसी वक्त चला जाऊंगा। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए उसकी मुट्ठी में 200 रुपए भी दे दिए थे। उसके जाते ही मैं कपड़े बदलने लगा। गेरुए रंग की धोती, उसी रंग का ढीला ढाला लंबा सा कुर्ता और गेरुए ही रंग की पगड़ी, जिसमें मखसूस अंदाज में बल पड़े हुए थे। कपड़े पहनकर मैंने मालाएं पहन ली, पगड़ी सर पर जमाई, अपने मैले कपड़े थैले में ठूसे और थैला कंधे पर लटका कर बीन हाथ में पकड़ ली। शशावरी बोली, बिल्कुल सपेरे लगते हो, क्वार्टर के पिछवाड़े से निकल जाओ। मैं यशोधर काका को बता दूंगी कि तुम चले गए हो। मैं आज दिन में किसी वक्त अंबर आऊंगी। शशावरी ने पहले क्वार्टर के पिछली तरफ जाकर सड़क की तरफ देखा और मुझे इशारा कर दिया। मैं उसके करीब से गुजरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। जंगले की टूटी हुई सलाखों से निकलकर सड़क पर आ गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चलने लगा। मैं जय पैलेस होटल के करीब से होता हुआ वहां से तकरीबन 1 मील आगे निकल गया। मुझे रेलवे स्टेशन जाना था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि उस तरफ कौन सी बस जाती है। मैं देर तक स्टॉप पर खड़ा बसों को देखता रहा।
आखिरकार एक आदमी से पूछने के बाद मैं एक बस में सवार हो गया। बस से उतरकर मैं तकरीबन आधा घंटा रेलवे स्टेशन के आसपास घूमता रहा। स्टेशन के सामने ब्लैक कैट कमांडोज भी थे और खुफिया वाले भी, जो स्टेशन पर आने वाले लोगों पर निगाह रखे हुए थे। स्टेशन से थोड़े ही फासले पर बैरून शहर जाने वाली बसों का स्टैंड भी था। उस तरफ भी ब्लैक कैट्स और खुफिया वाले नजर आ रहे थे। एक तरफ कोई मदारी मजमा लगाए हुए था। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर टूरिज्म वाले बस स्टैंड की तरफ चला गया। यहाँ महकमा सयाहत के डायरेक्टर का दफ्तर था और यहीं से सयाहों के लिए पैकेज ऑपरेट किए जाते थे। यहाँ से अंबर के अलावा बाज दूसरे इलाकों को भी बसें जाती थीं। सयाहों के अलावा आम लोग भी उन बसों में बैठ जाया करते थे। एक बस में चंद मुसाफिर बैठे हुए थे। मैं भी सवार होकर पिछली सीट पर बैठ गया। बस एयर कंडीशन थी और उसका आगे की तरफ एक ही दरवाजा था, पिछली तरफ दरवाजा नहीं था। मैं बिल्कुल आखिरी सीट पर कोने में इस तरह बैठा था कि मेरा थैला दीवार की तरफ दब गया था। अलबत्ता बीन मैंने हाथ में पकड़ रखी थी। बस चलने में अभी 15 मिनट बाकी थे और फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स की एक टोली बस में सवार हो गई। वो 12 स्टूडेंट्स थे, जिनमें आधी तादाद लड़कियों की थी। उनमें सिर्फ एक लड़की ऐसी थी जिसने शलवार कमीज पहन रखी थी, किसी ने पैंट शर्ट पहन रखी थी, किसी ने स्कर्ट ब्लाउज। लड़के भी अजीबोगरीब हुलियों में थे। किसी के बाल गर्दन तक लंबे थे, किसी ने बर्गर कट बनवा रखे थे और कोई गंजा था। सबके एक एक कान में सोने या चांदी की बाली थी। ये लोग स्टूडेंट्स से ज्यादा सड़क छाप गुंडे लगते थे। उन्होंने बस में घुसते ही हड़बोंग मचा दी। पहले से बैठे हुए लोग घूर घूर कर उन्हें देख रहे थे। मेरे साथ लड़की बैठी हुई थी जिसने जीन्स और शर्ट पहन रखी थी। उसके साथ एक लड़का बैठा था जिसने गालिबन जानबूझकर उस लड़की को दबा रखा था और वो लड़की मेरे ऊपर झुकी जा रही थी। लड़की के साथ बैठे हुए एक लड़के ने तकरीबन चीखते हुए कहा, यहाँ एक सपेरा भी बैठा हुआ है। अरे महाराज, जरा बीन तो बजाओ। इन लड़कियों में एक नागिन भी है, ऐसा रक्स करेगी कि तुम भी झूम उठोगे। मैंने जबड़े पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे दांत में दर्द है भाया, मैं बीन नहीं बजा सकता। उस लड़के ने मेरे हाथ से बीन ले ली। उसे बीन बजानी तो नहीं आती थी, लेकिन कुछ बेसुरी आवाजें निकाल रहा था। एक लड़की ने उठकर नाचना शुरू कर दिया। बस अब भर चुकी थी। ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया ही था कि एक ब्लैक कैट कमांडो बस के दरवाजे में खड़ा हो गया और मुसाफिरों को घूरने लगा। उसकी नजरें एक लम्हे को मेरे चेहरे पर भी रुकी, लेकिन उसी लम्हे नाचने वाली लड़की उसके सामने आ गई और उसे बाजू से पकड़कर ऊपर खींचने लगी। आ जाओ ना डियर, यहाँ क्यों खड़े हो? मेरे साथ वाली सीट खाली है, वहां आकर बैठ जाओ। ब्लैक कैट कमांडो झेप गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बस से उतर गया। कंडक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और बस हरकत में आ गई। लड़कों ने एक बार फिर हड़बोंग शुरू कर दी। वो कोरस की सूरत में कोई फिल्मी गाना गाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सबकी आवाजें बेसुरी थीं। मेरे पड़ोस में बैठे हुए लड़के ने फिर बेसुरी बीन बजाना शुरू कर दी और निक्कर वाली लड़की उठकर नाचने लगी। वही लड़की सबसे ज्यादा शोख और चंचल थी। अंबर सिर्फ 11 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन जयपुर के पुरहुजूम ट्रैफिक की वजह से शहर से निकलने में ही आधा घंटा लग गया। शहर के आखिरी चौराहे पर एक आरजी चेक पोस्ट बना दी गई थी। यहाँ भी शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियां रोककर चेकिंग की जा रही थी। एक ब्लैक कैट कमांडो ने हमारी बस में भी घुसने की कोशिश की, मगर लड़कियों की हाहू ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। बाकी फासला तय होने में तकरीबन 10 मिनट और लग गए और आखिरकार जब बस अंबर के टूरिज्म ऑफिस के सामने रुकी तो सबसे पहले वो मादर पिदर आजाद लड़कियां और लड़के शोर मचाते हुए नीचे उतरे। नीचे उतरते हुए मैंने बाहर देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। 3-4 पुलिस वाले थे जो बस से उतरने वाले एक एक मुसाफिर को रोककर पुछगिछ कर रहे थे। लड़कियां और लड़के तो शोर मचाते हुए निकल गए, लेकिन दूसरे मुसाफिर उनकी तरह पुलिस वालों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। मैंने बस से उतरकर एक तरफ खिसकना चाहा तो एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। ओए, कहाँ जा रहा है? मैं रुक गया। पुलिस वाला मुझसे तरह तरह के सवाल करता रहा। उसने थैले को ऊपर से टटोलते हुए कहा, थैले में क्या है? मैंने कहा, कपड़े हैं महाराज। शहर में एक बेगम साहब ने पुराने कपड़े दे दिए थे, काम आवेंगे। पुलिस वाले ने कहा, थैला खोलो। मेरी रूह फना हो गई। थैला खोलने का मतलब मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकता था। मैंने थैला कंधे से उतार कर जमीन पर रख दिया। उसका मुंह एक डोरी से बंधा हुआ था। मैंने डोरी खोल दी। सबसे ऊपर मेरे कपड़े ही रखे हुए थे जो मैंने सुबह उतारे थे। वो खासे मैले कपड़े थे। मैंने बाहर निकाल दिए और उन्हें फैलाकर कांस्टेबल को दिखाने लगा। मैंने कहा, सारे कपड़े ऐसे ही हैं महाराज, पुराने मैले से। कांस्टेबल बोला, चल चल सब कुछ निकाल थैले से। फिर खुद ही थैले में हाथ डाल दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी भी लम्हे मेरा राज फाश हो सकता था। मैंने कनखियों से इधर उधर देखा। मेरे पास अगरचे पिस्तौल मौजूद था, मगर फरार का कोई रास्ता नहीं था। फरार की कोशिश में ये लोग मुझे गोलियों से भून देते, लेकिन फिर किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। कांस्टेबल ने एक और कपड़ा बाहर खींचा था कि ठीक उसी वक्त पुलिस की एक तेज रफ्तार जीप ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ वहां आ रुकी।
वो सब लोग उस तरफ मुतवज्जे हो गए। वो कांस्टेबल भी जो मेरे थैले की तलाशी ले रहा था। जीप में एक इंस्पेक्टर और चंद कांस्टेबल थे। वो जीप रुकते ही छलांग लगाकर नीचे उतर आए। इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को अपनी तरफ लपकते देखकर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मेरे थैले की तलाशी लेने वाले कांस्टेबल ने थैले में से निकाला हुआ कपड़ा फेंक कर खट से इंस्पेक्टर को सैल्यूट छाड़ दिया। इंस्पेक्टर बोला, यहाँ तुम्हारा इंचार्ज कौन है? कांस्टेबल ने कहा, हवालदार मान सिंह। वो उधर खड़ा है सर। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे पास जितने भी आदमी हैं उन्हें इधर जमा कर लो और हेड कांस्टेबल को भी बुलाओ जल्दी। इत्तला मिली है कि वो दोनों जयपुर से निकलकर अंबर की तरफ आ गए हैं। अपने आदमियों को बुलाओ, हरी अप। कांस्टेबल फौरन ही दूसरी तरफ चला गया। मैंने इस मौके से फायदा उठाते हुए जल्दी से कपड़े थैले में डाले और थैला कंधे पर लटका कर खड़ा हो गया। मैंने मिस्कीन सी सूरत बनाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा, कहा, मैं जाऊं हुक्म? इंस्पेक्टर ने घूर कर मेरी तरफ देखा। वो मेरी ही तलाश में यहाँ आया था और मैं उसके सामने था, मगर उसमें वो बसीरत नहीं थी कि जो मेरी शनाख्त में उसकी रहनुमाई करती। बोला, जाओ, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? भागो, इंस्पेक्टर ने गरजदार आवाज में कहा। मैंने वहां से हटने में एक लम्हे की ताखीर न की। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ टूरिज्म के दफ्तर से जरा हटकर एक दरख्त के साए में बैठ गया और कुर्ते की जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाई और हल्के हल्के कश लेने लगा। 1 रुपए की बीड़ियां मैंने बस में बैठने से पहले खास तौर पर खरीदी थी। मैं तंबाकू नोशी का आदी नहीं था, लेकिन जरूरत के तहत कभी कभार एक आध सिगरेट पी लिया करता था। और चूंकि मैं सपेरे के भेस में था, इसलिए खास तौर पर बीड़ियां खरीदी थी और इधर उधर फिरने की बजाय मैंने यहाँ बैठने को तरजीह दी थी। पुलिस वालों की नजरों में रहूंगा तो शुबा नहीं होगा, और वैसे भी मुझे यहाँ नंदनी से मिलना था। वो पुलिस इंस्पेक्टर बड़ा अहमक साबित हुआ था। उसे मेरी और रत्ना की तलाश थी। उसके आने से पहले पुलिस वाले बस से उतरने वालों की चेकिंग कर रहे थे। उसने आते ही ये चेकिंग खत्म करवा दी और पुलिस वालों को इधर उधर दौड़ा दिया। उसने ये नहीं सोचा था कि उनका मतलूबा आदमी उन लोगों में भी हो सकता था जिन्हें चेक किया जा रहा था। इंस्पेक्टर खुद एक कांस्टेबल के साथ जीप में बैठकर एक तरफ रवाना हो गया था। मैं दरख्त के नीचे बैठा बीड़ी के कश लगाता इधर उधर देखता रहा। बस दफ्तर के सामने से हटकर वहां से तकरीबन 20 गज दूर स्टैंड पर चली गई थी, जहां पहले भी एक बस खड़ी थी। बस से उतरने वाले कुछ लोग इधर उधर जा चुके थे और कुछ अभी तक वहां खड़े थे। उनमें 3-4 औरतें भी थीं। उस बस में हमारे साथ सिर्फ 3 गैर मुल्की सयाह आए थे। एक नौजवान लड़की थी, एक अधेड़ उम्र औरत और एक अधेड़ उम्र आदमी। मेरे ख्याल में मर्द और औरत मियां बीवी थे और वो लड़की उनकी बेटी। वो यूरोप के किसी मुल्क के थे। ऑफिस के बरामदे में गाइड की वर्दी पहने एक भारी भरकम अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था और 2-3 मकामी आदमी उससे कुछ पूछ रहे थे। नंदनी मुझे अभी तक नजर नहीं आई थी। शिशावरी ने अगरचे उसका हुलिया भी बताया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शनाख्त तो यही थी कि वो गाइड के ड्रेस में होगी। औरतों के लिए गाइड का ड्रेस गुलाबी साड़ी ही था। 15-20 मिनट गुजर गए। बहुत से लोग इधर उधर जा चुके थे। सिर्फ चंद ही लोग वहां रह गए थे। एक तो वही यूरोपियन फैमिली थी, बाकी हिंदुस्तानी थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से था। 5 मर्द थे जिन्होंने पेंट शर्ट वगैरह पहन रखी थी। 3 औरतें थीं और तीनों ने साड़ियां पहन रखी थी। मैंने एक और बीड़ी सुलगाई। अभी चंद कश ही लगाए थे कि गुलाबी साड़ी में मलबूस एक औरत दफ्तर से निकल कर बरामदे में आ गई। उसके सीने पर पीतल का एक बैज भी लगा हुआ था। वो यकीनन नंदनी थी। नंदनी कुछ देर तक सयाहों से बातें करती रही, फिर करीब खड़े हुए गाइड को हिदायत देने लगी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो गुप्ता था। गुप्ता सयाहों की पार्टी को लेकर एक तरफ चला गया। मैं अपनी जगह पर बैठा बीड़ी के कश लगाता रहा। नंदनी कुछ देर तक बरामदे में खड़ी इधर उधर देखती रही। उसने सरसरी सी निगाहों से मेरी तरफ भी देखा था, फिर वो अंदर चली गई। अब दफ्तर के आसपास कोई नहीं रहा था। दोनों बस के ड्राइवर बसों के करीब एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। मैंने आखिरी कश लेकर बीड़ी एक तरफ फेंक दी, थैला कंधे पर लटकाया और बीन संभालते नपे तुले कदम उठाते हुए दफ्तर की तरफ चल पड़ा। बरामदे में रुककर मैंने इधर उधर देखा और फिर अंदर दाखिल हो गया। बड़ा सा कमरा था जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर 2 मेजें लगी हुई थी। दीवारों पर महकमा सयाहत के बड़े बड़े पोस्टर थे। एक हिंदुस्तान का नक्शा और उसके साथ एक राजस्थान का नक्शा आवेजा था। पोस्टरों में अहम तारीखी इमारतें भी दिखाई गई थी। दाईं तरफ वाली मेज के पीछे नंदनी बैठी हुई थी। वो एक रजिस्टर पर कुछ लिख रही थी। आहट पाकर उसने मेरी तरफ देखा। वो मुझे घूरते हुए बोली, क्या बात है, तुम अंदर क्यों आ गए हो? तुम्हें मालूम नहीं कि ऐसी जगह भीख मांगना जुर्म है जहाँ गैर मुल्की सयाहों की आमदोरफ्त हो? तुम्हें 3 महीने के लिए बंद किया जा सकता है। मैंने ठेठ पंजाबी लहजे में कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ बीबी जी। मेरे मुंह से पंजाबी सुनकर वो उछल पड़ी। मुझे शशावरी ने पहले ही बता दिया था कि वो पटियाला की रहने वाली है। रत्ना का ताल्लुक भी जालिंधर से था और मैं भी पंजाब का ही रहने वाला था।
वो बोली, ओ तो तुम तो पंजाब के रहने वाले हो और तुम्हें शायद किसी तरह ये पता चल गया कि मैं भी पंजाब की रहने वाली हूँ, इसलिए पंजाबी बोलकर मुझे मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हो। फिर बोली, तुम देख ही चुके हो कि पुलिस को बाज खतरनाक मुजरिमों की तलाश है, वो अभी पकड़ धकड़ शुरू कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर सकती हूँ कि तुम्हें पुलिस के हवाले न करूँ। बेहतर होगा कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, मैं तो चला जाऊंगा बीबी जी, तुम्हारी उस परोनी का क्या होगा जो कल शाम से तुम्हारे घर में आई हुई है। वो उछल पड़ी, बोली, क्या तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, मैं कल शाम को भी यहाँ था। उस औरत को मैंने एक गाइड के साथ आते देखा था जो उसे छोड़कर चली गई थी। वो बोली, एक मिनट। चंद लम्हे गहरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम तो वही हो? मैंने कहा, हाँ मैं वही हूँ जिसका तुम्हें इंतजार था। नंदिनी के मुंह से गहरा सांस निकला, बोली, ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया, एक मिनट मेरे साथ आओ। ये कहते हुए वो कमरे से निकलकर बरामदे में आ गई। मैंने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं वही हूँ जिसका तुम्हें इंतजार था? नंदिनी बोली, हाँ थोड़ी सी अक्ल मेरी खोपड़ी में भी है। कल शाम जब शशावरी लड़की के साथ यहाँ आई थी तो उस वक्त आसपास कोई भी नहीं था। उन दोनों के बारे में या तो तुम्हें मालूम था या मुझे। बहुत अच्छा भेस बदला है तुमने। मैं खिड़की से देख रही थी, बस से उतरते ही एक पुलिस वाले ने तुम्हें रोका भी था, मगर इंस्पेक्टर के आ जाने से तुम्हारी गुलू खलासी हो गई। खैर तुम उस तरफ चले जाओ। दरख्तों के उस झुंड के परली तरफ एक मुख्तसर सी इमारत थी जिसके चारों तरफ ऊंची चारदीवारी थी। उस चारदीवारी के अंदर की तरफ से भी कुछ दरख्त नजर आ रहे थे और पिछली तरफ भी थोड़े थोड़े फासले पर कुछ नारियल के दरख्त थे। मैं दरवाजे के सामने रुक गया। पहले किसी दर से अंदर झांकने की कोशिश की मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो फौरन दरवाजा खुल गया। वो रत्ना थी। बोली, आइए पधारिए जोगी महाराज। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दस्तक देने वाला हूँ? वो बोली, मुझे नंदिनी ने फोन पर बता दिया था। अब अंदर आ जाओ या बाहर ही खड़े रहोगे? मैं अंदर दाखिल हो गया। रत्ना ने दरवाजा बंद कर दिया। शशावरी ने और फिर नंदिनी ने मुझे कहा था कि ये क्वार्टर है लेकिन ये अच्छा खासा बंगला था।